कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिलीप और जी शाम का नमस्कार। श्रोताओ, आज हम दोनों आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कार्यक्रम तो जो है कोई एक ही आपका साथी करता है, आज दो क्यों हैं? हमने जो अपनी पोस्ट डाली है उसमें इस बात को हमने अपने श्रोताओं से पूछा है कि अंदाज़ा लगाइए कि क्यों आज हम दोनों कर रहे हैं। तो हमारे कुछ साथियों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है और हमें अपनी जो कमेंट है उसमें लिखकर बताया भी है। जो आपने अभी तक अगर नहीं किया है तो www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते पर आएँ और बताएं और जुड़ें, क्योंकि आज का जो शीर्षक है वो ज़िंदगी का शीर्षक है और ज़िंदगी के शीर्षक में कई पड़ाव आते हैं, कई बातें होती हैं। क्यों दिलीप जी, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। और बहुत से पहलू भी हैं जिंदगी के, और जिंदगी में कभी खुशी कभी गम, यही सिलसिला है, जिम्मेदारियों का सिलसिला है, वो जिंदगी भर चलता ही रहता है, निरंतर जारी रहता है। और इस निरंतरता में जैसे कि आपने बताया कि कई पड़ाव आते हैं, कई ऐसी स्थितियां आती हैं। अगर हम बचपन की बात करें तो पैदाइश से लेकर जी पूरे जीवन भर में बहुत सारे उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। नामकरण संस्कार से लेकर जन्मदिन, फिर युवावस्था ही अपने आप में एक उत्साह है, विवाह, फिर बच्चे, फिर जिम्मेदारी, फिर नौकरी, फिर नौकरी के बाद एक अवधि होती है, उस अवधि के बाद अपनी जो है दूसरी पारी जो है वो शुरू होती है। हमारे कुछ श्रोता, मुझे लगता है, मेरी इस बात से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको समझने कहाँ दूंगा, मैं आपको एक गीत सुना रहा हूँ। आपको ये बताना है कि ये गीत कौन सी फिल्म का है और ये गीत फिल्माया किस अभिनेता पर गया है, ये बताइए। बाकी की बातें हम यहाँ पर जो है दिलीप जी के साथ करेंगे ही। हमारे साथियों ने जो समझा है उसकी बात भी करेंगे, जो उन्होंने कमेंट भेजे हैं वो भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। फिलहाल इस गीत को सुनिए। सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मगर अब वो कहानी है जो मुझको सुनानी है। जी हाँ, दिलीप जी अपनी कहानी सुनाएंगे, अब आपको बिल्कुल सुनाएंगे। और जहाँ तक हमने जो प्रश्न किया था आपसे कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने बिल्कुल सही बताया है, मशाल फिल्म का गीत है और फिल्माया गया था अनिल कपूर पर। दिलीप जी, जी बताइए कैसे आकाशवाणी से जुड़ना हुआ आपका? देखा जाए तो दो उसमें लगे हुए सिलसिले हैं। ये बात ये है कि मैं पहले बचपन में सोचता था रेडियो में आवाज आती कैसे है, तो हमें लगता था कि कोई तो होगा जो रेडियो की तरह की किसी की चीज में बैठकर बोलता होगा। लेकिन आज की तारीख में तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। इसके अलावा स्कूल के दिन में एक कंपटीशन होने वाला था और पूछा गया कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम तो हमेशा की तरह डर के किनारे हो जाते थे, क्योंकि थोड़ा सा हमेशा मतलब अभी भी डरते हैं आप?
तो किसी ने हमारा हाथ पकड़ के खड़ा करा दिया। हाँ जी। अब जब पकड़ के खड़ा करा दिया तो हमारा नाम लिख लिया गया गाने के लिए। हमने वो गाना सीखा किसी से, फिर अच्छा। वो हमने गाया भी, और याद है चांद आहें भरेगा एक गाना है पेश की आवाज में। तो किसी ने आपका ऐसा हाथ पकड़ा और खड़ा कर दिया जी, और आपने वो गाना गाया और वो उसकी तारीफ हुई होगी बहुत। हाँ, तो वही लगा कि अरे अब हम कुछ कर सकते हैं। वाह। बस वहां से संगीत शुरू हुआ। हाँ। और रेडियो का सिलसिला भी, मतलब उसके लिए एक चांद था, लगता था कि रेडियो में जाना चाहिए। और उसके लिए जो कल्पना हमने आपको बताई कि कोई तो होगा रेडियो के अंदर बैठ के बोलता होगा, कैसे आवाज आती होगी, तो हम भी देखना चाहते थे। हालांकि एक बार आने के बाद सब कुछ देखा, बहुत ही खूबसूरत था। रेडियो बहुत खूबसूरत था, अलग अलग केंद्रों पर रहे लोग बहुत खूबसूरत थे, श्रोता भी बहुत खूबसूरत हैं हमारे, और कमेंट करते हैं लगातार, हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। आपकी आवाज़ ही इतनी प्यारी है, धीर गंभीर, और जहाँ तक भाषा की बात है, इतने सुंदर तरीके से आप कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं ने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। हमने प्रश्न पूछा था हमारे श्रोताओं से कि भाई आज क्या विशेष बात है, तो हमारे तमाम श्रोताओं ने अपने कमेंट में हमें ये बताया है कि आज जो है दिलीप जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आपको बहुत 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 शुभकामनाएं दी हैं, और भविष्य के लिए भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि आप बेहतर, अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे। तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और इतना प्रेम जो उन्होंने दिखाया है, और आप सभी का प्रेम। फिलहाल तो कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। तो बिल्कुल सुन लेते हैं। श्रोताओ, आपको कुछ नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना है कि इस गीत में आवाज किसकी है और फिल्म का नाम क्या है। आज का शीर्षक है जिंदगी। की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन। प्यार ही से ये ज़मीं है, प्यार ही से आसमां, प्यार ही से ये ज़मीं है, प्यार ही से आसमां, प्यार का लेकर सहारा चल रहा है ये जहां। प्यार शबनम, प्यार शोला, प्यार ही बादे सबा, फूल कलियां चांद तारे, सब मोहब्बत के निशान। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन। मोहब्बत दो
दिलों का खूबसूरत राज है ये मोहब्बत, दो दिलों का खूबसूरत राज है। दिल की धड़कन जिसकी सरगम है यही वो साज है। चाहे भंवरे का हो नगमा या पपीहे की सदा, प्यार कहते हैं जिसे वो एक ही आवाज है। 100 बरस की जिंदगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। चलिए, ये एक अच्छा गीत आपकी पसंद का भी था, हमारी पसंद का भी था, और आज के इस कार्यक्रम में जो शीर्षक है उससे मिलता जुलता हुआ गीत भी है। फिल्म सच्चाई, इसमें सच्चाई छुपी हुई है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत है। यहाँ पर हमारे साथ दिलीप जी बैठे हुए हैं और हमारी एक साथी ने लिखा है, दिलीप जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए आज का कार्यक्रम विशेष है। दिलीप जी को आगामी भविष्य के लिए हम सभी रेडियो मित्रों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं है, बल्कि एक खुले हाईवे की शुरुआत है। रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन को आज़ादी से जीने की शुरुआत है। आपको आपके रिटायरमेंट पर बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन श्रोताओं का भी, और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं कमेंट नहीं भी कर पाए हैं उनका भी शुक्रिया। क्या बात है। एक और जिन्होंने कमेंट किया उनका तो पढ़ ही सकते हैं। बिल्कुल। जिंदगी की इमारत का नक्शा दिए जलाने के जैसा है। आप जीवन में अपनी सकारात्मकता और आशाओं से न जाने कितने रंग भर सकते हैं। जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा हम इसे बनाते हैं। जीवन घटनाओं और हादसों के अंतहीन डगर को हम कह सकते हैं। इसका गणित बिल्कुल अलग है और रंग जुदा जुदा। मन की दुनिया जीने के लिए हर पड़ाव का आनंद लेना चाहिए। जीवन जीने का खुशनुमा सूत्र यही है और हम इसके लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते भी हैं। आप तो संगीत से भी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और संगीत से जुड़ाव किस तरह से हुआ? संगीत से जुड़ाव शुरुआती तो हमने आपको बता दिया कि लोगों ने हमारा हाथ खड़ा कर दिया स्कूल के दौरान। उसके बाद हमें लगा कि संगीत हमें सीखना चाहिए। तो संगीत हमने सीखा भी, संगीत विशारद भी किया और कुछ कार्यक्रमों में भाग भी लिया, कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया। लेकिन नौकरी के बाद हालांकि उसमें कमी आ जाती है और वो कमी आ ही गई तो उतना रियाज या प्रैक्टिस नहीं हो पाई। फिलहाल हमने संगीत विशारद किया था और निपुण फर्स्ट ईयर भी होता है ये भातखंडे संगीत महाविद्यालय का। तो वो फर्स्ट ईयर करके आगे फिर नौकरी के बाद सिलसिला बढ़ नहीं पाया। लेकिन आपकी नौकरी अन्य नौकरियों की तरह तो है नहीं। हाँ। संगीत से, मनोरंजन से, कला से जुड़ी हुई नौकरी है, साहित्य से जुड़ी हुई नौकरी है। आप लेखन भी बहुत अच्छा करते हैं, मुझे पता है, और आप गाते तो बहुत ही अच्छा हैं। हम सब ने, हमारे लोगों ने सुना है आपको। और जो शास्त्रीयता है, जो गंभीरता है और जो आपकी एक आवाज़ का जादू है, वो निश्चित रूप से सिर चढ़कर बोलता है। ये बात तो है। तो आप ऐसा कह नहीं सकते कि वो छूट गया नौकरी की वजह से, क्योंकि जुड़ा हुआ तो है। संगीत एक बार अगर जीवन में सम्मिलित हो गया तो क्या वो छूट सकता है? बिल्कुल नहीं। और हम जिस काम में हैं उसमें तो संगीत ही है। बिल्कुल। लेकिन हमने बात की उसकी कि जो निरंतर रियाज किया जाता है, प्रैक्टिस, उसमें कमी आ गई और हल्का फुल्का गाना तो चलता ही रहा। बिल्कुल। और इसी वजह से, क्योंकि संगीत की आपको जानकारी भी है और आप पसंद भी करते हैं गायकी जी, तो आपके जो गायक हैं, मैं आपसे अभी फिलहाल ये कहने वाला नहीं हूँ कि आप हमें गाकर सुनाइए। आपकी पसंद का गीत मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका छाया गीत कार्यक्रम आता है, हमारे श्रोता उसे बहुत पसंद करते हैं, खूब पसंद करते हैं। वजह यह है कि आप उसमें बेहतरीन, सुरीले, मधुर, मेलोडियस, कर्णप्रिय गाने सुनाते हैं। इसी वजह से देखिए श्रोताओ, आप संगीत का जो एक ज्ञान है या वो फ़ायदेमंद होता है न सिर्फ व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए, बल्कि दूसरों के लिए, सुनने वालों के लिए भी, क्योंकि एक अच्छा चयन उसमें हो जाता है। एक अच्छा चयन का संगीत तो सभी को अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। तो कौन सा अच्छा संगीत आपको लगता है? फिलहाल तो जो भी शास्त्रीय कहना चाहिए, शास्त्रीयता पर आधारित हो, वो गीत हमें अच्छे लगते हैं। और अभी जो आपने पसंद की बात की, तो अगर मुझसे मोहब्बत है, लता जी का है ना? बिल्कुल है। श्रोताओं की आपसे है, हमारी आपसे जी। और मदन मोहन जी का संगीत तो, और वो खास बात यह है कि राग दरबारी पर आधारित है। हालांकि राग दरबारी आधी रात का गाना है वो,
तो हम भरी दोपहरी में सुना रहे हैं। भरी दोपहरी में सुनाने जा रहे हैं, लेकिन गाना बहुत ही खूबसूरत है, वो हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को क्या बात सुनाएं। ये आपको बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा श्रोताओं, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिनों पहले जो है यहाँ पर विविध भारती के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मिलन भारती की तरफ से, और उस छोटे से उत्सव में दिलीप जी ने इस गीत को हम सभी को सुनाया था और बहुत ही खूबसूरत आपने गाया था। फिलहाल हम लता मंगेशकर जी की आवाज़ में इस गीत को अपने श्रोताओं को सुना रहे हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि ये कौन सी फिल्म का गाना है और इस गीत को लिखा किसने है। जी हाँ श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही बताया है। आपकी परछाइयाँ इस फिल्म का गीत था। इसे गाया लता मंगेशकर ने, लिखा राजा मेहदी अली खान ने, और संगीत दिलीप जी के जो पसंदीदा संगीतकार हैं मदन मोहन जी का था। हाँ, तो दिलीप जी आप ये बताइए कि आप रेडियो से जुड़ गए, आपने ढूंढा लोगों को कि कैसे लोग रेडियो के अंदर जाकर बात करते हैं, फिर आप खुद भी रेडियो में आ गए। तो किन किन केंद्रों में रहे हैं आप? हाँ, देखिए परीक्षाओं का सिलसिला तो जारी रहता है, जो भी युवा है अपनी परीक्षाएं देता रहता है। हमारी जो रुचि थी वो आकाशवाणी में ही नौकरी करने की थी, एक उद्घोषक की नौकरी करने में रुचि थी। तो जहाँ जहाँ भी पद निकलते थे अप्लाई करते थे, और जो नौकरी हमारी लगी वो जयपुर केंद्र पे हालांकि सिलेक्शन हुआ था, चयन परीक्षा वहीं हुई थी, लेकिन जो पहला स्टेशन था वो हमारा आकाशवाणी कोटा था, और वो भी बहुत खूबसूरत वादियों के बीच में था, झालावाड़ रोड पे था, बहुत ही खूबसूरत शहर। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे जो कोटा के
और आसपास के जिन्होंने आपको बहुत पहले सुना है, अभी भी जी सुन रहे होंगे, तो उन्हें अच्छा लग रहा होगा। जी बताइए। बिल्कुल। और उसके बाद मैं लखनऊ गया, फिर आकाशवाणी मुंबई, वहाँ पर प्राइमरी चैनल था, तो गद्य पद्य और साहित्य की बात ज़्यादा होती थी। और उसके बाद विविध भारती में आए। यहाँ कैसे महसूस कर रहे हैं आप? तो वही, वहाँ पर गद्य पद्य संगीत और उस तरह की हमारी कार्यशैली थी। यहाँ पर आके फिल्म संगीत में हम डूब गए, रम गए बिल्कुल आप। हालांकि हमारा बहुत ज्यादा उधर क्या कहना चाहिए, जानकारी बहुत ज्यादा नहीं थी, और रुझान भी थोड़ा कम, क्योंकि आप शास्त्रीयता की ओर आपका रुख था। लेकिन आपके गीत हमारे श्रोता बहुत पसंद करते हैं, खास करके रफ़ी साहब। हमारी एक साथी ने कमेंट भी किया है और लिखा भी है कि जब भी आप आते हैं तो वो कमेंट करते थे कि अगर आप आए हैं तो रफ़ी साहब जरूर साथ में लाए हैं। और रफ़ी साहब के गाने तो सदाबहार हैं, और कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने रफ़ी साहब के जितने भी बहुत ही खूबसूरत गीत हैं, चाहे दुख भरे हों, चाहे वो कहना चाहिए एवरेज, जो ना तो दुख वाले हैं ना सुख वाले हैं, और कुछ जो बहुत ही हिलेरियस हैं, वो भी गाने आपने सुने, चाहे वो नए न लड़ जाई हैं हो, या फोक पर बेस्ड हो, चाहे या होली खेले तो नंदलाल, तो वो गाने भी आप देख लीजिए, वो भी रफ़ी साहब ने गाए। और उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सीधे साधे दिखते थे मतलब, और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गीत गाए। तो उनके व्यक्तित्व से कोई प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को, खास तौर से छाया गीत में, उन्हीं को सुनने की इच्छा रहती है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और एक और बात यहाँ पर जो हमारे एक साथी ने लिखी है जी, वो मैं आपको पढ़कर और हमारे श्रोताओं को भी सुना देता हूँ। आप लिखते हैं कि बेहतरीन आवाज़ के धनी दिलीप जी के पसंद के बेहतरीन गीत, उनकी पसंद के छाया गीत में शानदार गीत अब हमें सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से दिलीप जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन 2 सालों के अंदर जो है इन्होंने जो मिस किया है, उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि राजेंद्र त्रिपाठी जी, अमरकांत दुबे जी, और अब दिलीप जी। इन्होंने आगे भी एक नाम लिखा है, और कहने का मतलब ये है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। जी, मिस कर रहे हैं, उनका प्रेम है। लेकिन गीतों का सिलसिला जो हमारे बाकी साथी हैं और आपकी पसंद को जानते हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे निरंतर। ये बात आपने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है। आगे की जो योजनाएं हैं, आगे जो कुछ आप सोच रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पत्रकारिता से भी आपका संबंध रहा है, आपने उसकी पढ़ाई की है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस फिल्म का नाम बस आपको बताना है और गीतकार का नाम आपको बताना है, और इस गीत को सुनना भी आप ही को है। हम भी साथ में सुन रहे हैं। जिंदगी उसी की है जो किसी
जिंदगी उसी की है। धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने लगिन, धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने लगिन, फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रात दिन, आ रही है ये सदा, आ रही है ये सदा, मस्तियों में डूब जाए, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने अलावा भी हमें जिंदगी में दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, और समाज हमें यही तो सिखाता है कि हम न सिर्फ अपने बारे में सोचें बल्कि हम अपने पूरे आसपास के परिवेश के बारे में सोचें, पर्यावरण के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, अपने रिश्तों के बारे में सोचें, अपने आसपास रहने वाले प्रत्येक पर हमारा ध्यान रहे, क्योंकि जब तक हमारा जो पूरा का पूरा माहौल है अच्छा नहीं रहेगा तब तक हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो कैसे सकती है। बिल्कुल सही आपने बताया, अनारकली फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर ने इसे गाया, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था और श्री रामचंद्र का जो है ये संगीत था। यहाँ पर एक कमेंट है हम तक आया है, वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारे एक साथी कहते हैं दिलीप जी का क्या कहना, आपकी आवाज़ की बात ही बहुत सुपरहिट आवाज़ है आपकी। बताइए आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं आवाज को आप? तारीफ के लिए भी शुक्रिया, और इतने खास गौर से सुनते हैं जी जी, और वही बात हौसला अफजाई करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करें। और जो आवाज़ की बात आपने की, तो आवाज़ के लिए वैसे तो कुछ विशेष नहीं किया, लेकिन हाँ नहीं किया हमने ज़रूर बोला, लेकिन संगीत का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। संगीत में कहते हैं कि खरज की प्रैक्टिस करनी चाहिए सुबह खास तौर से, जब गला फ्रेश होता है, तो जब उसकी खरज की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। अच्छा। और ठहराव भी आता है गले में, जो हालांकि बेस बोलते हैं लेकिन वो मेन ये है कि गले में सफाई स्पष्टता आती है, और वो ज़रूरी है। और इसके अलावा तो ऊपर वाले की देन है, ईश्वरी प्रदत्त ये कहना चाहिए देन है, और हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं इस मामले में। बाकी हम लोग उसको तराशते हैं, मेहनत करते हैं। जी हाँ, हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि दिलीप जी ने कहा कि रेडियो में कोई ना कोई आदमी अंदर बैठकर बातें करता होगा। लगभग बचपन में हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता था, मैं भी ऐसा ही सोचता था, इन्होंने लिखा। अच्छा देखिए, मैं कह रहा था ना आपसे कि कोटा के और हमारे जयपुर के जो श्रोता हैं आपके, वो भी आपको कई सुन रहे होंगे, लेकिन एक कमेंट हम तक आया है, उसमें इन्होंने कहा है कि आप जो है आपकी शुरुआत जयपुर और कोटा से हुई है, ये सुनकर इन्हें बहुत अच्छा लगा है। जी, तो अपनी जगह से प्रेम सभी को होता है, और हमें आज भी वो जगहें याद हैं, वो सराउंडिंग्स याद हैं, चाहे वो आकाशवाणी कोटा की हो, और हमें याद है पूरा नज़ारा कि आसपास क्या था। वहाँ पर चंबल गार्डन था, वो आज भी हमें याद है। एक गेपरनाथ जगह हुआ करती थी, बहुत ही गहराई में हुआ करती थी, वहाँ भी हम लोग घूमते थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है राजस्थान, और उसी खूबसूरती का आनंद हमने लिया, और जितना घूम सकते थे घूमे भी। तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको तो प्रेम है ही, और हम क्योंकि वहाँ रहे तो हमें भी वहाँ की यादें अभी भी ताज़ा हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ब्रॉडकास्टिंग है, जब हम करते हैं, हम स्टूडियोज़ में अकेले होते हैं, सुबह दोपहर रात में, लेकिन हम कोशिश तो यही करते हैं अपनी तरफ से कि हमारी बात में वो तमाम जो नज़ारे हमारे देखे हुए हैं, जो अनुभव हमने लिए हुए हैं, वो हमारी आवाज़ के थ्रू, हमारी बात के द्वारा और हमारे आलेख के द्वारा कभी कभी वो श्रोताओं तक पहुँचे। तो इसके लिए किस तरह की तैयारी करनी होती है? पत्रकारिता भी आपने पढ़ी हुई है, कहने का मतलब ये है कि जो एक ब्रॉडकास्टिंग का जो एक व्यू होना चाहिए, वो नज़र जो है वो आपकी शुरू से ही रही। संगीत से आपका जुड़ाव रहा है, पत्रकारिता भी आपने की हुई है, और रेडियो से आप जुड़ गए, इतने वर्षों तक आपने रेडियो में जो है सेवा अपनी दी है। तो आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है ये सब? देखिए, जिंदगी में जो अनुभव लिए वही हमारे प्रसारण में, वही हमारी लेखनी में आते हैं। और जैसे कि कविता में बोला गया है, कोई कहते हैं कि एक कविता लिखो फौरन,
तो वो फौरन ही वो स्वतः ही आती है। उसी तरह रचना भी संगीत की या किसी गीत की बहुत देर बैठ के शांति में कई बार बहुत खूबसूरत रचनाएं हो जाती थी। तो उसी तरह हम लोग जब बैठते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो सब जो अनुभव हैं, जो हमारे क्या कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, वो एकदम से हमारे सामने आते हैं और चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। लेकिन खास बात यह है क्योंकि हमने वो अनुभव बटोरा है इसलिए आती हैं। अगर हम साहित्य नहीं पढ़ेंगे या जानकारियाँ हासिल नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में स्वतः तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, जब जुड़ती है बात तो ज़रूर वो जो अनुभव और जो जगह या जिस पर्यावरण में रहे वो चीज़ें अपने आप दिमाग में आती हैं और वही हमारी लेखनी के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचती हैं, पाठकों तक पहुंचती हैं। जी हाँ, प्रसारकों का जो है ये उद्देश्य भी होता है कि जो कुछ वो उन्होंने अनुभव किया है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से जो है पूरे तराश कर श्रोताओं तक, दर्शकों तक उसे पहुंचाए। और इसके लिए आप लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, सभी रहते हैं, और इसके लिए पढ़ना, लिखना और पूरे समाज से जुड़ना बहुत ज़रूरी भी होता है। फिल्मों की बात कर रहे हैं हम, गीतों की बात कर रहे हैं, और विविध भारती है तो बिल्कुल संगीत की बात होगी। और आज का जो कार्यक्रम है कुछ बातें भी हैं और गीत भी है। कौन सा गीत आपको और जो है बहुत लुभाता है, भाता है? वैसे तो बहुत सारे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अगर आप बात करें तो बहुत से ऐसे गीत हैं और कई बार हमें याद नहीं आते हैं, लेकिन चाहे वो रविंद्र जैन जी की का गीत हो, चाहे वो मुकेश जी का गीत हो, रफ़ी साहब और लता जी के तो गीत पसंद हैं ही, और इवन सुरेश वाडकर जी के बहुत ही खूबसूरत गाए हुए गीत हैं। लेकिन मुकेश जी से हम पहले जब शुरुआत की थी तो मुकेश के गीत हम ज़्यादा सुनते थे। मुकेश जी का जब गीत हमने बताया आपको, चांद आहें भरेगा, तो स्कूल में जब हमने गाया था तो पहला गीत वही था। तो अभी अगर आप गाना चाहें तो कौन सा गीत गाएंगे आप? अभी तो हमारे श्रोताओं को वही गीत सुनवाइए जो कि हमारे श्रोताओं तक पहुंचना है, अगला गीत। अच्छा, आपने बात टाल दी है। हाँ। ठीक है, अगला गीत कौन सा है आपकी पसंद का? अब हमारी पसंद आप एकदम से अगर बजाना चाहेंगे तो वैसे एक बार बताया आपको, बहुत ही खूबसूरत गीत आप बजा रहे हैं, और अब ये गीत तो आप अपनी मर्जी से बजाइए। मुगले आजम, आपने मुझे बताया था कि मुगले आजम, अगर आप तो हमारे श्रोताओं को अगर आप सुनाना ही चाहते हैं तो उन्होंने गीत तो बहुत सुने हैं, लेकिन कुछ गीत कम सुन पाते हैं क्योंकि वो शास्त्रीयता पर आधारित है। और बड़े गुलाम अली साहब ने गाया था और बड़े गुलाम अली खां साहब इसके लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे, और उस जमाने में जो उनको तैयार किया गया नौशाद साहब के द्वारा या कि आसिफ जी के द्वारा, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, तैयारी है, और जो उन्होंने गाया वो आज धरोहर है हमारे लिए। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे वो गीत आप श्रोताओं को सुनवाएं। बिल्कुल सुनवाते हैं। श्रोताओं से प्रश्न भी कर लेते हैं कि मुगले आजम फिल्म का नाम हमने बता दिया है, आपको ये बताना है कि ये गीत लिखा किसने है और संगीत किन का है। उसके पहले हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है, विदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए आपका ही तराना। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का जो है गाया हुआ
गीत अभी आप सुन रहे थे, इसे लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत नौशाद का था। प्रश्न और उसके उत्तर की बात हो चुकी है। खत एक प्रश्न है दिलीप जी से। दिलीप जी, आप हमें ये बताइए कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं शुरू से अभी, या जो लगातार आपके साथ में रहे? कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है अच्छा, बहुत अच्छा करने के लिए? ये तो अगर आप प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा तो बचपन से शुरू हो जाती है। आदमी बचपन से अपने माँ बाप से प्रेरित होता है, फिर आगे जहाँ पढ़ाई लिखाई करता है वहाँ प्रेरित होता है, और फिर जहाँ काम करता है उन लोगों से प्रभावित होता है। पहले तो हम देखते थे कि लोग इतना कैसे बोल लेते हैं, और हम तो बिना लिखे, शुरुआत में एक परंपरा भी थी कि जो बोलना है लिख कर बोलना है, तो हम वही सोचते थे कि बिना लिखे हम कैसे बोलेंगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और हम बोलते गए, और फिर एक आदत पड़ गई। आज भी जो हम बोल रहे हैं, तो शुरुआत की अगर बात करें तो इतना भी बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो प्रेरणा उन्हीं से मिली जो हमारे पहले के अनाउंसर्स रहे, सीनियर्स रहे, अगर इस विधा की बात करें। और संगीत के क्षेत्र में तो खैर वो अलग सिलसिला है, लेकिन अगर हम प्रेरणा की बात करें तो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग रहे। हमारी एक इच्छा ये भी थी समाचार वाचक बनने की, तो समाचार जो वाचक थे उनको भी सुना करते थे। और पहले के ज़माने के जो समाचार वाचक रहे हैं, चाहे देवकीनंदन पांडे जी हों, और सबको सुना करते, चाहे अंग्रेजी के वो समाचार वाचक हो, चाहे हिंदी के। लेकिन जो भी प्रसारण के क्षेत्र में जुड़ा, चाहे उद्घोषक या समाचार वाचक की आवाज़ से हम बहुत प्रभावित होते थे और कोशिश करते थे कि हम भी उन्हीं की तरह करें, और हो सके तो और बेहतर करें। और आपने किया, कोशिश तो ज़रूर की। और ये कोशिश आगे भी आप जारी रखेंगे, इसी फील्ड से जुड़े रहेंगे, या कुछ और भी करना चाहेंगे? ये हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, आपकी योजना क्या है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने रेडियो नाटक किए हैं, रूपक किए हैं, कमेंट्रीज की हैं, एफएम पर भी आपने लखनऊ में और मुंबई में गोल्ड और रेनबो पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, और कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें आपने शिरकत की है। मंचीय कार्यक्रमों की उद्घोषणा भी आपने की है, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों की भी उद्घोषणा आपने की है, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में भी आपने शिरकत की है, वॉइस से लेकर मंच में जो प्रस्तुत किए जाते हैं, सालाना जो एक वार्षिक कार्यक्रम होता है उसमें भी। तो ये तमाम जो अनुभव है, ये कैसा आपको, आप महसूस कैसा करते हैं जब आप इन तमाम चीज़ों से जुड़ते हैं? कलाकार के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं। ये महसूस क्या, अच्छी तो वो हर चीज़ लगती है जो हमें एक आगे पहुंचाती है, रिकॉग्नाइज करवाती है। लेकिन हमारा जो सिलसिला रहा, हमारे पहले सीनियर्स आगे बढ़े, उनको देखकर हमें लगता था हमें भी करना चाहिए, लेकिन डर बहुत लगता था कि मंच पर खड़े होंगे, अरे कैसे खड़े होंगे। लेकिन हमारे सीनियर्स भी इस मामले में बहुत ही कोशिश करते थे, और उन्होंने, चाहे वो नाटक की आपने बात करी, और नाटकों में हमें रोल भी उसी तरह से दिया करते थे। जैसे कि अगर हम क्रिसमस के आसपास की बात करें तो हमको रोल भी दिया जाता था, ईसा मसीह बनाया जाता था। क्या बात। और उसी तरह की, क्योंकि उन्होंने देखा कि धीर गंभीर आवाज़ है तो उसमें सूट करेगा। तो अच्छा, वो लोग गलतियां भी बताते थे। तो जो आपने क्या जो बताया कि कैसे सीखा है ना, तो जो सीनियर्स हैं उनसे हम ज़्यादा प्रेरित हुए। और जो अगर मंच के कार्यक्रम होते थे तो मंच के कार्यक्रम में अपने आप तो शुरुआत नहीं हुई, वहां पर भी यही किया गया कि सीनियर्स के द्वारा हमारा नाम दे दिया गया। जब दे दिया गया तो फिर तो जाना ही है स्टेज पर। लेकिन जब स्टेज पर जाते तो धड़कन बहुत होती थी। लेकिन जो एक दो बार स्टेज पे गए उसके बाद सिलसिला चल निकला। और फिर बड़े बड़े लोग सामने बैठे होते थे, अगर हमने उनको देख लिया तो फिर हम भूल जाते थे क्या बोलना है। रेडियो में तो हमें कोई दिखता भी नहीं है। तो फिर हमने क्या किया कि अब जब भी कार्यक्रम स्टेज पर मंची कार्यक्रम करते थे तो एक जगह कभी ध्यान से नहीं देखते थे। अच्छा, सबको देखते रहते थे। फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। खैर शुरुआत की हम बात बता रहे हैं। तो मंच पे जाना भी आसान काम नहीं है। उसके लिए अनुभव आपके लिए अच्छा रहा। जी, तो अनुभव बटोरते रहे, आज भी अनुभव बटोर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, और ये आनंद हमेशा बरकरार रहे, यही कामना हमारे तमाम श्रोताओं ने अपने कमेंट्स में आपको दी है। अब ये गीत है, ये हम सुनवाते हैं। गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमारे श्रोताओं से हम जानना चाहते हैं। आइए गीत सुनते हैं।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले। अंदाज फिल्म का गीत जो कि 1971 की फिल्म थी, किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत था। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे साथ आज कुछ बातें कुछ गीत में विशेष रूप से पधारे हुए हैं दिलीप जी, और दिलीप जी ने अपनी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हैं, उसका खुलासा किया है कैसे वो सीखते हैं। वैसे एक बात है, वो सीखने में हमेशा आप, मैं चूंकि आपके साथ में मेरा संबंध काफ़ी पुराना है, लगभग 15-16 सालों का है, जब हम साथ में काम भी हमने साथ ही में किया है। हमेशा आपको देखा है मैंने कि आप एक तो सीखने में हमेशा आपकी बहुत रुचि रही है, हर चीज़ आप सीखते हैं और बहुत तेज़ी के साथ। आप एडिटिंग, डबिंग की बात हो या जो स्टेज की बात आपने की उसकी हो, सोशल मीडिया पर भी आप बहुत सक्रिय रहते हैं, तमाम तरह की जानकारियाँ भी आपके पास बहुत रहती। जहाँ तक भाषाओं की बात है तो आप हिंदी के साथ में अंग्रेज़ी और उर्दू का भी ज्ञान रखते हैं और अच्छा ज्ञान रखते हैं। आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। जब आप प्रेजेंट करते हैं तो तमाम साथी जो हैं हमेशा आवाज़ की भी तारीफ़ करते हैं, और जो प्रस्तुतिकरण है वो भी बड़ा एकदम संयमित और बहुत ही प्यारे ढंग से जुड़ा हुआ जिस विषय से रहता है, बहुत अच्छा आप करते हैं। जैसा हमारे श्रोताओं ने भी कहा है, आपकी पसंद के गीत भी बहुत अच्छे हैं जो हमारे श्रोताओं को भी पसंद आते हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो उनका शुक्रिया, और देखने का अंदाज है, सुनने का अंदाज है, खास बात ये है। और हमारा तो प्रेजेंटेशन जो रहता है वो हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छा ही हो, लेकिन ये सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, अगर कभी गलती भी करते हैं तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। क्या बात, और सच है, मैं आपके साथ हूँ इस बात। जी जी। और तारीफ करके वो, जैसे हमने पहले बताया, वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा था ना? जी जी जी, मैं भी वही कह रहा था कि हमें बहुत प्रेरित तो हमारे श्रोता ही करते हैं। कई हमारी गलतियों को रेगुलर ट्रांसमिशन में जो होती है उसको कई बार नज़रअंदाज करते हैं, और जो हमारी खासियत है जो शायद हमें भी कई बार पता नहीं होती है या हमारे साथियों को भी, उसको वो उभारते हैं, और इस वजह से फिर हम उसी जोश और उत्साह के साथ फिर काम करने लग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ना, आपसे भी हमारे एक साथी पूछ रहे हैं, वैसे श्याम जी, दिलीप जी, पीले रंग का रिटायरमेंट से कोई संबंध होता है क्या? क्योंकि हमारी पोस्ट में आपने कहा है कि हम पीला रंग, शुरुआत में मुझे लगा कि इस बात की आप व्याख्या करेंगे। देखिए श्रोताओं, होता, हम लोग तो उद्घोषक के पद पर हैं जो काम कर रहे हैं। जी जी। और जब ड्यूटी पर आते हैं तो उसी हिसाब से आते हैं, रंगों का ख्याल करके नहीं आते हैं। कल पीला पहने हुए थे, आज हम आपको बता दें श्याम जी गुलाबी टी शर्ट पहने हैं, और हमारे पास जो हम कमीज पहने हैं वो प्रिंटेड है, आज वो येलो नहीं है, वो पूरे फूल हैं उसमें। तो कोई ऐसा खास संबंध नहीं है। और श्याम जी के दिमाग में ऐसा कुछ हो तो वो बता सकते हैं, अगर कुछ ऐसा है क्या श्याम जी? हाँ, रंगों की जहाँ तक बात है तो रिटायरमेंट से नहीं, जिंदगी के हर भावना के साथ में रंग
जुड़े ही होते हैं, आप हम सभी जानते हैं। और अब चूंकि आपने इसको इंगित किया है इस ओर, तो उसके लिए कोई अलग से कोई जवाब नहीं है, बहुत ही आसानी से हमारे दिलीप जी ने बता दिया है कि हम जैसे थे वैसे ही आपके समक्ष आ गए थे। फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा था अब कि जो भाषाएं, जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत सारी आती हैं, तो ये रुचि कैसे भाषा सीखने की, और उसमें इतना आप पुख्ता हैं कि हर कोई आपसे ही जानना चाहता है, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है उसका उच्चारण जो है वो भी बहुत अच्छे आपके होते हैं, लोग जानकारी हम सभी आपसे पूछते हैं। तो ये कैसे हासिल किया आपने, क्या करना होता है ये सब चीजें हासिल करी, इतनी सारी चीजें आपके पास है? सबसे पहले तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इच्छा शक्ति है तभी आपको, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो शाह का प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट नहीं कर पाते, लेकिन उनको बताने वाला नहीं कोई होता है कि हाँ आप गलत बोल रहे हैं या कहीं नुक्ता नहीं लगा। तो लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपने नुक्ता भी नहीं लगाया तो बहुत नाराज हो जाते हैं कि आपने भाषा को गलत बोला। और सा में भी कितने रूप हैं, अलग अलग सा है, तलब भी शाह है, बहुत से। तो प्रोनाउंसिएशन की जहाँ तक बात है, किसी जानकार के सामने अगर आप समाचार पत्र भी पढ़कर सुनाते हैं या कोई लिखी हुई कहानी को पढ़कर सुनाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि स्रोत है आपके लिए प्रैक्टिस करने का और सही उच्चारण करने का, सही बोलने का, खास तौर से। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं, चाहे वो समाचार पढ़ते हो किसी पेपर का या कोई कहानी पढ़ते हो, दोनों में अगर कहानी पढ़ रहे हैं तो वो उस ढंग से आप पढ़ेंगे, और समाचार पढ़ रहे हैं तो वो भी उसका एक अंदाज अलग होगा, लेकिन जो आपका उच्चारण है, तलफ़ुज़ है, वो अगर किसी ज्ञानी आदमी के सामने, विद्वान के सामने पढ़ रहे हैं, या हम कह लें जानकार के सामने भी पढ़ रहे हैं, तभी आपको पता लगेगा कि आप गलत पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं, और अच्छे ढंग से आप बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे। और उसे करेक्ट करने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं और जो कोई इस क्षेत्र में आना भी चाहते हैं। और सुनना भी चाहिए, जो बड़े बड़े जो प्रसारक हैं, चाहे वो समाचार की दुनिया में हो, आकाशवाणी में समाचार आते हैं, और ये माना जाता है कि जो उसमें बोलते हैं बिल्कुल सही शब्दावली, प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें। तो आप सुनिए और गुनिए। बिल्कुल गुनने की कोशिश कर रहे हैं हम। फिल्म का नाम बताना है, बारिश में फिल्म का नाम, बादल भी हैं, मैंने हिंट कर दिया है। और इस गीत को लिखा किसने है ये भी अगर आप बता सकें तो फिल्म का नाम बताइएगा। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। के लिए क्या हंसी रात, क्या मुहूर्त है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हर किसी के लिए ज़िंदगी खूबसूरत ही है। वो अलग बात है कि आपके देखने का नज़रिया किस तरह का है, कि आप ये मान सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी उतनी खूबसूरत नहीं जितने सामने वाले की है, ये आपका नज़रिया है। लेकिन देखा जाए तो ज़िंदगी सबके लिए खूबसूरत है, और आज का विषय भी हमने यही चुना था, और आपने बहुत अच्छे कमेंट्स भी हमें भेजे। बिन बादल बरसात फिल्म का ये गीत था, हेमंत कुमार ने इसे गाया, शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत हेमंत कुमार का था। दिलीप जी,
ये जो आपने एफएम पर भी तो बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, एफएम गोल्ड, रेनबो, मुंबई में बहुत सारी प्रस्तुतियां आपने दी हैं, तो उसमें और जो विविध भारती के कार्यक्रम अभी आप कर रहे हैं और जो आकाशवाणी के अन्य कार्यक्रम आप किया करते थे, कुछ अंतर महसूस करते हैं क्या आप? अंतर तो सब में थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि जब एफएम की बात करते हैं, रेनबो की बात करते हैं, तो आप युवा श्रोताओं से जुड़ते हैं, नए गानों से जुड़ते हैं, और प्रेजेंटेशन में भी अगर हम धीर गंभीर आवाज में छाया गीत प्रेजेंट कर रहे हैं या कोई और कार्यक्रम प्रेजेंट कर रहे हैं, रेनबो में थोड़ा सा तेजी रहती है, तो वहां पे अपने आप को ढालना पड़ता है, बदलना ही पड़ता है। और अगर हम किसी प्राइमरी चैनल पे, जैसे हम संवादिता पे भी थे, तो वहां पर आप, जैसे हमने बताया कि साहित्य, गद्य, कहानी और भेंट वार्ताओं का सिलसिला रहता था, तो एक अलग रंग था प्रसारण का। और इसके अलावा हम जब कार्यालय में रहते हैं तो बहुत से ऐसे काम, जैसे आपने भी इंगित किया कि एडिटिंग, प्रोग्राम खुद ही बनाना, कंप्यूटर में डिजिटल एडिटिंग, और वो सब भी हम लोगों ने सीखी ही। तो बहुत विविध तरह के काम थे। और एफएम की जहाँ तक हमने बात की, मुंबई तो किया ही, लखनऊ में भी एफएम रेनबो की शुरुआत हुई, तो शुरुआत वहाँ भी हमने किया। और कार्यक्रम एक हुआ करता था वहाँ आज सुबह, और बड़ा प्रेस्टिजियस कार्यक्रम था आकाशवाणी लखनऊ का, वो भी करते थे। क्या बात। तो अलग अलग तरह के कार्यक्रम थे, यादों में घूमते जा रहे, गुम होते जा रहे हैं। तो जब जुड़ते थे, लेकिन जिस कार्यक्रम में या जिस चैनल पर जुड़ते थे, तो उसी के अनुसार हमें ढालना भी पड़ता था। और अगर हम नहीं ढालते थे तो हमारे श्रोता हमको याद दिला देते थे कि आज आप एफएम पर हैं। आपका ये जो प्राइमरी चैनल का स्टाइल है, अंदाज जो है, ये यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर थोड़ा पेपी होना पड़ेगा आपको, ऐसा। बिल्कुल। हाँ, और सच है, क्योंकि वो लोकल ही 35-40 किलोमीटर दूरी जो होती है, रेंज, वो उतनी दूर सुनाई देता है। तो वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, वहाँ के लोगों की भाषा बोली है, खान पान है, रहन सहन है, उन तमाम चीज़ों के बीच में से जब एफएम में ब्रॉडकास्ट होता है तो एक अलग तरीके का होता है, और वो उनसे जुड़ता है। और कार्यक्रम का मकसद ही होता है कि आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं, जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, वो अच्छे ढंग से संगीतमय रूप से जुड़ जाए। तो हम भी संगीतमय रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गीत किस फिल्म का है, सिर्फ इतना बताना है हमारे श्रोताओं को। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, बड़े दिल वाला। इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे, और बहुत अच्छी आवाज़ वाले जो हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। दिलीप जी, क्या योजना है, क्या करेंगे? और भी आप, वैसे तो आपके पास बहुत सारी फील्ड हैं अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए। योजनाएं तो देखिए हर एक की होती हैं, और हम वॉइस की फील्ड में हैं, तो लगता है कि लोग सोचते हैं कि वॉइसिंग करेंगे या इस तरह के डबिंग के काम करेंगे। लेकिन श्याम जी, जिंदगी में ये जो 60 वर्ष का वक्त है, उसमें शुरुआत से हमें बचपन से माँ बाप ने पाला, उन्होंने जिंदगी की दिशा दिखाई, तो और हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी माता जी हैं और इस वक्त 95 वर्ष के हैं।
तो लगता है कि हाँ, यहाँ मुंबई में रह के हम वॉइसिंग करें, लेकिन फिर दूसरी तरफ लगता है कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ हमें बिताना चाहिए। तो फिलहाल तो यही योजना है कि अपनी माताजी के पास जाएंगे और संगीत जो सीखा था उसको जारी रखेंगे, क्योंकि उसके लिए फिलहाल निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त रहेगा। क्या बात है। ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, ये आपको बताना है। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। श्रोताओ, काला पत्थर इस फिल्म का गीत, ये जो जिंदगी की हकीकत भी दर्शाता है और उसका मज़ा भी आपको दिखाता है। फिलहाल ये गीत जो है फिल्माया गया था शशि कपूर पर। दिलीप जी, वक्त जो है वो अब कह रहा है कि हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करें, लेकिन इसके पहले हम तमाम श्रोताओं की ओर से एक कमेंट जो है आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो ज़िंदगी है इसमें हमारा हर एक दिन खास होता है। कभी हम किसी से मिलते हैं इसलिए खास होता है, कभी किसी से बिछुड़ते हैं इसलिए भी खास होता है, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ खो जाता है इसलिए भी खास होता है। आज अगर देखें तो दिलीप साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही खास है। इस अवसर पर हम उन्हें ज़िंदगी की दूसरी पारी में प्रवेश करने के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन श्रोताओं का भी और आपका, जिन्होंने इतने बेहतर ढंग से कार्यक्रम को श्रोताओं तक पहुँचाया। क्या बात है। और जो आपकी शिरकत थी इसके लिए भी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विविध भारती परिवार, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको आपके स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतरीन जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओ, अब आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कहना सिर्फ इतना ही रहता है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।